एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार के कार्यक्रम में आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास धनबाद झारखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए और कुंडली विश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये बड़ी आवश्यक होती है किसी भी जातक के लिए कि ग्रह उसके जीवन में कितना प्रभाव कर रहे हैं। आपके ब्रह्मदेव ने, आपके सूर्य नारायण ने, आपको देवी मैया ने, आपके ऊपर गणेश जी की कितनी कृपा है, ये सब आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों से पता चलता है। और एक बात और भी समझने वाली है कि कुंडली जैसी जो विषय है, ये जो जन्म कुंडली है, ये तत्व है। दरअसल पंच महाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये विभिन्न जो ग्रह होते हैं वो किसी न किसी तत्व से प्रभावित होते हैं। आकाश तत्व का ग्रह है, भूमि तत्व का ग्रह है, जल तत्व का ग्रह है, पृथ्वी तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है। सारे नवग्रह किन्हीं न किसी तत्वों से बने हैं। उसमें भी गुणों के आधार पर भी सात्विक प्रकार के ग्रह हैं, गुणों वाले हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं, है ना। वात पित्त कफ से नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं, पुरुषोचित हैं, स्त्रियोचित हैं, चर हैं, स्थिर हैं, द्विस्वाभाविक हैं। कैसे हैं? तो ये तत्व ही हमें और हम मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। और उसमें भी बड़ी गहरी बात यह है कि उस व्यक्ति को पर्यावरण कैसा मिल रहा है, उसका जन्म, उसका कुल खानदान, उसके आसपास के रहने वाले लोग। अब जैसे समझते हैं कि ये कुंडली आपके पर्यावरण से कैसे प्रभावित होती है, वातावरण से कैसे प्रभावित होती है, तो आपके पास है अग्नि तत्व की प्रधानता, मतलब आपके ऊपर अग्नि तत्व के ग्रह की प्रबलता ज्यादा है और आपके आसपास के लोग वायु तत्व वाले हैं या अग्नि तत्व वाले हैं, तो झगड़ा जल्दी होगा, आसपास पड़ोसियों से झगड़ा जल्दी होगा। और अगर मान लीजिए आप पृथ्वी तत्व के हैं और आसपास वाले अग्नि तत्व वाले लोग हैं, तो आपसे झगड़ा होगा ही नहीं, आप झगड़ा करेंगे ही नहीं, आप लड़ाई नहीं करेंगे, आपका विश्वास ही नहीं रहेगा लड़ाई झगड़े में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का तत्व सामने वाले के शरीर से और उसके अंदर बसे तत्वों से प्रभावित होता है। इसी वजह से हमारे तत्व मैच कर जाएं। अगर पृथ्वी तत्व का व्यक्ति है, पृथ्वी तत्व से विवाह हो, पृथ्वी तत्व से मैत्री हो, तो मैत्री हो जाती है। अग्नि तत्व का है, वायु तत्व का है, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो कहने का अर्थ मेरा भगवान कि यहाँ पे ये जितने भी ग्रह होते हैं वो किसी न किसी तत्व से प्रभावित होते हैं और वो तत्व से प्रभावित होने के कारण उनका प्रभाव हमें प्रभावित करता है और हम वैसे ही होते हैं। विषय पे ही था, अलग नहीं था। पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म होता है मार्गशीर्ष माह में। इसमें जन्मे लोग थोड़े से अगर सीधी शब्दों में कहूँ तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी करते हैं, मतलब इनमें लोगों को पहुंचाने की शक्ति थोड़ी कम होती है। ये जल्दी ही किसी पे विश्वास कर लेते हैं। धन को प्रायः ये सोचने वाले नहीं होते कि कहाँ से आएगा, क्या होगा, कैसा होगा, बस कर देते हैं। और हालांकि इनका व्यय गलत जगह पे नहीं होता है। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं वो सब बली हो जाते हैं और बली होने के कारण व्यक्ति में साहस, दंभ, घमंड, इगोइस्ट नेचर जो होता है वो प्रवृत्ति थोड़ी हो जाती है। साहस, बल, पराक्रम और अकर्मण्यता, कभी कभी आलस्य, ऐसी चीजें भी व्यक्ति को देखने को मिल जाती हैं। आराम से, सुख चैन से प्रेम करने वाला होता है। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी व्यक्ति को पसंद नहीं है। सोमवार को जन्मे हैं और सोमवार यानी कि वार के अधिपति चंद्रमा है और वो सोमवार के जो स्वामी देवता हैं वो चंद्रमा बनते हैं नवम भाव के स्वामी। चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हो गए और जन्म कुंडली में कहाँ बैठ गए? जन्म कुंडली में बैठ गए दशम स्थान में। इसका अर्थ है कि चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं तो व्यक्ति अगर चाहे तो स्वतंत्र कारोबार भी कर सकता है और वो प्रायः उसका जो करियर है वो व्यापार की तरफ भी जाएगा या स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ भी जाएगा। दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। वारेस जो है वो लग्न से केंद्र में है और वार के अधिपति जो चंद्रमा होते हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा से तीसरे घर में गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे। चंद्रमा से चौथे घर के मंगल व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन के सुखों से प्रभाव में रखने वाला, मतलब उनके सुखों से व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन कई बार निर्णय लेने में परेशानी होती है या कई बार धन का व्यय ज्यादा होता है।
इसी चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य, ये उतने अच्छे नहीं होते। ये कई बार व्यक्ति में सुख, सांसारिक सुख, मानसिक सुख, संसाधन, आध्यात्म, मन का सुख थोड़ा कमजोर करते हैं या इसे निम्न स्तर पे लेके जाते हैं। पर ये कब होगा? जब चंद्रमा से सूर्य का अंतर आए या सूर्य में चंद्रमा का अंतर आए, या ये दोनों ग्रह जब महादशा, अंतरदशा में या प्रत्यंतर में एक्टिव होंगे, तब उस समय मानसिक शिथिलता थोड़ी बढ़ जाएगी, अकर्मण्यता थोड़ी बढ़ जाएगी, मन थोड़ा शांत नहीं रहेगा, विचलित होता रहेगा, घबराहट, बेचैनी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। उसी चंद्रमा से चौथे घर के शुक्र व्यक्ति को सुंदर पत्नी और सुंदर दाम्पत्य कराएंगे। और चंद्रमा से चौथे घर में राहु घर में कलह और निद्रा भंग करेंगे। उसी चंद्रमा से चौथे घर में बुध फिर से यहाँ वापस चंद्रमा और बुध की अंतरदशा में या बुध में चंद्रमा का अंतर हो तो या प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर हो, जब ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे तो व्यक्ति फिर से एक बार हावी नहीं होता है, थोड़ा आलसी हो जाए, भविष्य देखने की क्षमता कम हो जाती है, वो पड़ा रहेगा और उसकी धन कोई दूसरे लोगों के गिरफ्त में जाता रहेगा। तो ये जो स्थिति होती है वो चंद्रमा से बुध के चौथे भाव में के कारण होती है। उसी चंद्रमा से सप्तम स्थान में शनि व्यक्ति के मन को आंदोलित, परेशान, बहुत सारे प्रश्न बनाना, घर में कलह का वातावरण, व्यवस्थाएं एक जैसी न बनना, बुढ़ापे में हड्डी की बीमारियां, घुटने में सूजन आ जाए, कई बार व्यक्ति को चिंता ऐसी हो जाए जो जीवन में कभी समाप्त न हो, या प्रेम जिससे करे उससे विवाह न हो तो जीवन भर वो हृदय रोगी हो जाए, या जो बच्चे जो हैं वो गर्भ में ठहरते नहीं हैं, वो रुक जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, इस चिंता से व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। बड़े बच्चे से व्यक्ति को दूरी बन जाती है, बड़ा बेटा जो होता है वो कई बार आपे में नहीं रहता। तो इस तरीके की एक ऐसी परेशानी जो व्यक्ति के जीवन में जीवन भर उसको परेशान करती है, ऐसा चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि के कारण होता है। हालांकि इसके पीछे का एक और तर्क होगा कि चंद्रमा जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वस्तुतः सूर्य की राशि है और पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। एक महीने में जो होते हैं वो जो चंद्रमा होते हैं वो पूरे एक दिन के लिए 27वें दिन पे एक दिन पूरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हैं, और सूर्य जो होते हैं वो इस नक्षत्र पे लगभग 14 दिनों तक का निवास करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो नक्षत्र है और ये जो राशि है, ये सूर्य और शुक्र से प्रभावित होने के कारण जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे, मतलब सूर्य की महादशा हो, अंतरदशा शुक्र की हो, या शुक्र की महादशा अंतर, जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे तो व्यक्ति विशेष फलों की प्राप्ति करेगा, पर उसमें बेचैनी भी रहेगी, घबराहट भी रहेगी और डर भी रहेगा कि नष्ट न हो जाए, नुकसान न हो जाए, धन नुकसान न हो जाए, स्वास्थ्य कमजोर न हो जाए। तो ये दोनों ही चीजें एक साथ, मतलब व्यक्ति थोड़ा सा पतरी राह पे चलने वाला होगा, या ये कह सकते हैं कि इस दशा काल में कई बार व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानियों से सामना भी करना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे अच्छे परिणाम भी शुक्र और सूर्य की दशा अंतरदशा में देखने को मिलती है। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे सूर्य और शुक्र की दशा अंतरदशा में ये चीजें देखने को मिलती हैं। बीच बीच में फोन आने लगता है तो मन जो है वो भ्रमित होता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं ये बात कर रहा था। आगे बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। ओम भगाय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके साथ साथ नीले पुष्प, जो एक आता है पारिजात पुष्प, आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो पारिजात पुष्प की जड़ अगर थोड़ी सी मिल जाए तो गले में धारण कर सकते हैं, या फिर चटौली एक वनस्पति है, घास है, उसकी भी जड़, चौटली भी जिसको कई बार कहते हैं, चटौली भी कहते हैं, तो उसकी भी जड़ आप गले में धारण कर सकते हैं। अगर ये दोनों ना मिले तो फिर आप चिरचीटे की जड़ भी गले में धारण कर सकते हैं। सामान्यतः आपको जहां पे जिस भाषा में जानते हो आप अमार्ग वगैरह भी कहते हैं उसे। तो ये बात मैंने इतनी कही। यज्ञ, दान, पुण्य, पूजा, पाठ, ये जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिंह राशि के हैं। सिंह राशि के जातकों में थोड़ी सी अकर्मण्यता होती है, संतान उत्पादक क्षमता कम होती है। कई बार व्यक्ति बहुत सारे महिलाओं के संपर्क में जाना तो चाहता है पर उसमें वो सफल नहीं होता, और महिलाओं से शारीरिक सुख की प्राप्ति भले ना हो पर मानसिक और जो होता है सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रीति योग, इसमें कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से प्रेम हो जाता है। और कौलव करण है क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। क्षत्रियत्व का गुण इसका अर्थ है कि राजसिक है, और मनुष्य का गण है इसका अर्थ होगा कि मनुष्य का गण है, इस वजह से वहां पे भी राजसिक और तामसिक है। तो रजस और तमस तत्व की प्रधानता आपकी कुंडली में ज्यादा बन रही है, इसको समझना होगा। रजस तत्व का अर्थ है भगवान की पूजा भी करेंगे तो षोडशोपचार पूजा होगी,
मतलब बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें इत्र हो, सुगंधित चीजें हो, बहुत अच्छे से भगवान को सजाया जाए। एक होती है सात्विक पूजा, एक होती है राजसिक पूजा और एक होती है तामसिक पूजा। तो अब मैं आपको इस पूजा के उदाहरण से, पूजा पाठ करने के उदाहरण से आपको ये सब चीज समझाना चाहता हूं कि आपके अंदर किस तत्व की अधिकता है। रजस और तमस तत्व की अधिकता है और उसे हमको बदल करके कहां लेके आना है? सात्विक तत्व से अपने आप को प्रभावित करना है। तो प्रत्येक दिन गीता जी का पाठ, प्रत्येक दिन रामचरितमानस के एक पेज का पाठ, इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा का पाठ, मांस भक्षण बिल्कुल ना हो, शराबी, जुआरी, भंगारी, ये जो गलत लोग होते हैं, इन लोगों से आपका बात करना भी आपके ग्रहों के प्रभाव को कमजोर करेगा। संभाषण भी नहीं कर सकते। जो शराब पी के बैठा हो, जो सिगरेट पीता हो, जो तांबा, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू वगैरह खाता हो, उनसे आपका संभाषण भी आपके सूर्य को खराब करेगा। संभाषण का अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप। तो आप ये नहीं कर सकते। ऊपर से आप मांस भक्षण बिल्कुल जहर से भी ज्यादा नुकसान करेगा। मांस भक्षण करने का अर्थ अपने माता पिता के मांसों का खाना है इस कुंडली के लिए, पक्की बात है। दूसरा कि इस कुंडली के लिए अनियमित होना इस कुंडली को गर्त में लेके जाएगा। सूर्य से प्रभावित जब लोग हो जाएं, लग्न में जब जन्म कुंडली में सूर्य बैठ जाएं, लग्न में जब बुध बैठ जाएं, लग्न में जब शुक्र बैठ जाएं, तो एक चीज याद रखना होगा, शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानी च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में सूर्य, लग्न में शुक्र, लग्न में बुध और लग्न में गुरु, ये अतिरिक्त बल मिल ही जाता है। अब ये ग्रह अगर बाल्यावस्था में बैठे हों, मतलब जैसे अगर आप देखें तो बुध 6 अंश पे बैठे हैं, शुक्र 11 अंश पे बैठे हैं और सूर्य 21 अंश के बैठे हैं, मंगल जो है वो 26 अंश के बैठे हैं, लग्न जो है वो बना हुआ है आपका 13 अंशों का, तो प्रबुद्ध लग्न हो जाएगा। 13 अंश का लग्न प्रबुद्ध लग्न होता है। वृश्चिक राशि की कुंडली अगर लग्न में बनी है और लग्न का मान 13 अंश का है, इसका अर्थ है कि ये लग्न गंडांत लग्न नहीं होगा। और गंडांत लग्न नहीं होने के कारण कुंडली में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं और व्यक्ति को धन की समस्या कभी भी नहीं होती है। इसमें एक पक्ष और भी जो बढ़िया होगा कि केंद्र में, अगर जन्म कुंडली में केंद्र में जितने ग्रह बैठेंगे उतनी ही ज्यादा कुंडली अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित करने वाली होती है और उसको चाहे जितना भी ऋण हो जाए वो उसको उससे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है। उसके पास जवानी में जितना ज्यादा हो सके धन बटोर लेना चाहिए ताकि बुढ़ापे में बैठ करके खाया जाए। रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर लें जिससे जीवन भर धन यूं आता रहे और एक नियमित धन आता रहे। पहले हमें वो काम सुरक्षित कर लेना चाहिए क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में 12 में है और ये कुंडली व्यापार कर सकती है, इसमें कोई 1% भी ना नहीं है। मैं बात कर रहा था कि लग्न में अगर किसी भी अवस्था में ग्रह बैठा है तो वो कम से कम आपको दुखी नहीं होने देगा। लग्न का मान अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, प्रबुद्ध लग्न बना हुआ है, तो फिर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर यही लग्न 0 से 3 अंश के बीच होता तो ये गंडांत में भी जाता और प्रायः बाल्यावस्था का लग्न हो जाता जहां व्यक्ति को कई तरीके से समस्या देखने को मिल जाती। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी बात नहीं होगी। लग्न का मान बहुत अच्छा बैठा है, ग्रह सारे 11, 6, 9, कोई भी ग्रह वहां पे 3-5 अंश के अंदर में नहीं है। इस वजह से सारे के सारे ग्रह वहां बहुत ही मजबूती से और श्रेष्ठ परिणाम करते देखे जाएंगे। एक बात और भी आपको सिद्धांत के आधार पर बता दूं, शास्त्रकार लिखते हैं कि केंद्र में अगर ग्रह बाल्यावस्था या कुमार अवस्था का बैठा है तो काफी हद तक इसकी ये गुंजाइश हो जाती है कि ग्रह आपको अपनी दशा काल में अच्छा फल दे देगा। उसके बाद अगर वृद्धावस्था का है और मृतप्राय है या किशोरावस्था का है, कुमारावस्था का, तो वो कुछ केंद्र से बाहर होते हैं भाव, तो वो अच्छे परिणाम देते देखे जाते हैं। पर लग्न में विशेषतया अगर ग्रह 12 अंश, 13 अंश, 14 अंश, 15 अंश, 20 अंश तक बैठा है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ग्रह आपको 100% परिणाम देगा, 100 से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं देगा, है ना। एक बात और बता दूं तो वहां पे जितने भी ग्रह बैठे हैं उसमें से बुध, राहु, शुक्र और लग्न, ये चारों अनुराधा नक्षत्र के बने हैं और सूर्य और मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के बैठे हैं। तो सूर्य की दशा में कई बार व्यक्ति को स्किन से संबंधित समस्या होती है, मंगल की दशा में हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, कई बार बालों का पकना, बहुत जल्दी बालों का झड़ जाना या हड्डियों का रोग, गठिया, साटिका या सूजन, आंतों में सूजन, अतड़ियों में परेशानी, हृदय क्षेत्र परेशान हो, हेडेक जल्दी ले, बेवजह की चिंताओं से सूर्य लग्न में देते हैं तो बेवजह की चिंता व्यक्ति को परेशान करती रहती है। और ऊपर से जब जन्म कुंडली पे शनि का लग्न का प्रभाव पड़ जाए तो शनि शश योग बना रहे हैं, मंगल रुचक योग बना रहे हैं, सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं और सूर्य और बुध में वहां पे अंतर काफी है। इस वजह से बुद्धादित्य योग का प्रभाव सामान्यतः
सामान्य रहेगा, लेकिन शश योग और रोचक योग ये दोनों बने रहेंगे। अस्त होने के बावजूद भी यहाँ पे ग्रह लग्न में बैठा है, खराब नहीं होगा। जो कुंडली में परेशानी आएगी वो क्यों आएगी? मंगल और शनि की आपस में दृष्टि संबंध के कारण। मंगल की दृष्टि शनि पे है, शनि की दृष्टि मंगल पे है, मंगल अस्त हो रहे हैं, तो वो नौकरी भाव में परेशानी देंगे। मतलब व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में जब कभी भी वो प्रयास करेगा, जब कभी भी वो दुश्मनों को समझने की कोशिश करेगा, जब कभी वो विषम परिस्थितियों से उलझने के बाद निकलने की कोशिश करेगा, तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी। या कई बार ऐसी स्थिति में कि गुरु जब 12वें चले जाएं और केंद्र में शनि मंगल राहु केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं, तो ये कुंडली को जब उसके जीवन में कोई भी परेशानी है तो काफ़ी लंबी खींच जाती है, या उसके जीवन की समस्या बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती है, थोड़े थोड़े दिन तक उसको परेशान करती रहती है। एक ऐसी हेडेक मिल जाए, एक ऐसी चिंता हो जाए जो जीवन भर उसके हृदय क्षेत्र को परेशान करती है, हेडेक देती रहती है, या ऐसी स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति को यात्रा करने से सावधान रहना चाहिए, चोट चपेट की घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। माथे पे कट का निशान हो जाता है, बाल कई बार झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, डैंड्रफ ज़्यादा होने लगे, बेवजह की चिंता ये सब ग्रह दे रहे हैं। अब जितनी भी विषम परिस्थिति बनेगी, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जितनी भी विषम परिस्थिति बनती है, उससे अगर अतिरिक्त विषम परिस्थिति बन रही है तो उसका एकमात्र कारण होगा केंद्र में शनि मंगल राहु केतु। और दूसरा कि जब व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में सोचेगा, या सरकारी नौकरी के बारे में भी सोचेगा, या किसी भी तरीके से सोचेगा, तो वो जब तक स्वतंत्र व्यवसाय ना करे या नौकरी ना करे, तब स्वतंत्र अपनी नौकरी ना करे, अपनी खुद का व्यवसाय ना करे, तब तक उसको प्रगति के पथ पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये दशम स्थान के चंद्रमा यही बात दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी अच्छी बात है इस कुंडली में जो चंद्रमा से बन रही है, कि व्यक्ति जो है वो पद से ज़्यादा प्रतिष्ठा का भूखा है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसको पद चाहिए ना चाहिए, पर प्रतिष्ठा निश्चित रूप से चाहिए। वो नहीं चाहता है कि कोई उसका अपमान करे, वो नहीं चाहता है कि उसको किसी कुर्सी से उसे उठाया जाए, वो नहीं चाहता है कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए समाज। तो इस वजह से उसमें जो सामाजिकता होती है, और एक सामाजिक जो दमखम होता है, जो प्रतिष्ठा होती है, जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, वो बड़ी ही अच्छी होती है, और वो उसको मेंटेन भी करता है। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। इस कुंडली में लग्न में ही सारे ग्रह बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का आरंभ से लेकर के, और मान के चलिए कि जब तक इस कुंडली में शनि की दशा नहीं आ जाती है, यानी कि शनि की दशा आएगी इस कुंडली में 2052 में। इसका अर्थ होगा कि जब तक इस कुंडली में बल्कि शनि की दशा में भी व्यक्ति में वैराग्य का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस समय परिवार से वो अलग थलग रहने लगेगा, बच्चों से उसको कोई प्रेम विशेष रहता नहीं है वैसे भी। और सामान्यतया यहाँ पे व्यक्ति जो होता है वो गुरु की दशा के बाद शनि की दशा में एकाकीपन में जाता है, अकेलेपन में रहता है, और कई बार उसके पैसे लोगों के द्वारा चुरा लिए जाते हैं, और कुछ चीज़ें आपके पास से छीन ली जाती हैं, पैतृक संपत्ति पे नुकसान होने लगता है, पैतृक संपत्ति पे विवाद होने लगता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं शनि की दशा में। जो आप कमाए रहेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर रहेगी, पार्टनर जो होगा वो हड़प करके लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें ना हो, इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ के आपको इनकी कुंडली पे नक्षत्र पे मैंने बात की पूर्वा फाल्गुनी, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना है। यज्ञ दान पूजा पाठ वगैरह पे ध्यान कैसे रखना है ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप सिंह राशि के हैं। आवाज़ जो है वो पूर्व में थोड़ी देर 10 मिनट के लिए, मेरा जो ये है जिससे मैं माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैंने ऑन करना मैं भूल गया था, किया ही नहीं था। इस वजह से आरंभ में थोड़ा सा आवाज़ आपको मेन कैमरे से लिया गया है, इस वजह से वो थोड़ा दूर से लगेगा, पर बाद में इस पे मैं आ गया हूँ। अब मैं इसी से कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जहाँ अगर व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव बलवान हो तो इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में, और गुरु से दृष्ट है, चतुर्थ का कारक उन्हें देख रहा है, चतुर्थ भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि, तो यहाँ व्यक्ति और धनेश होकर के 12वें गए हैं, धन भाव के स्वामी होकर के 12वें गए हैं, तुला राशि में व्यापार करा रहे हैं, और चतुर्थ स्थान के कारक होकर के चतुर्थ भाव पे दो शुभ ग्रह गुरु और चंद्रमा की दृष्टि है। तो इसका अर्थ होगा कि ये बहुत ही एक संतुलित और संतुलन से भी ज्यादा बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव अब आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा बलवान होगा। और दूसरा एक पक्ष और भी जो आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं कि यहाँ चंद्रमा जो बैठे हैं वो 25 अंश पे बैठे हैं। याद रखिए, ये दशम स्थान के अधिपति या नवम स्थान में, या नवम स्थान के अधिपति दशम में, तो ये केंद्र त्रिकोण का योग लगेगा। और बहुत ध्यान से समझेंगे तो दशम स्थान पे शनि की दृष्टि, दशम स्थान में भाग्य भाव के स्वामी, और दशम स्थान के अधिपति लग्न में। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में जो 2-3 भाव बने हैं वो बड़े ही मजबूत बने हैं। चतुर्थ भाव बलवान है क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है, भाग्येश होकर के चतुर्थ को देख रहा है, तो भाग्य में भवन भूमि वाहन का सुख देता है, माता का आशीर्वाद, माता की छत्र छाया, माता का सुख,
बड़ी गाड़ी, बड़ा संसाधन, बड़े संपत्ति वाला, और उस पे गुरु की भी दृष्टि जा रही, तो व्यापार के माध्यम से व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय करे और अपने इच्छाओं की पूर्ति करने, अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ये मैं स्वर्णाक्षर में लिख सकता हूँ और इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि, चतुर्थेश बलवान, और ऊपर से चतुर्थ स्थान पे जब लग्नेश की दृष्टि पड़ जाएगी तो लग्नेश जहां बैठे और लग्नेश जहां देखें, इन दोनों ही भावों को संतुष्ट कर देते हैं। एक अच्छी बात क्या है कि भाग्य भाव के स्वामी का संबंध जब केंद्र से हो जाता है तो ये भाग्यशाली योग लग जाता है। और जरा ध्यान से देखेंगे तो पंचम भाव के स्वामी होकर के, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, लग्नेश के मित्र होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ स्थान पे गुरु और शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में, शेयर बाजार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, सीए वगैरह के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है। चंद्रमा के आधार पर अगर बात करते हैं तो व्यक्ति रेडियो के क्षेत्र में काम करता है, लेखक बहुत अच्छा होता है, संगीत प्रेमी होता है, वाद्य यंत्रों में रुचि रखने वाला होता है, बड़ा अच्छा लेख लिखने वाला हो जाता है, कविता लिखने वाला, इन सभी विषयों में उसकी दिलचस्पी होती है ना। इसके साथ साथ व्यक्ति जो होता है वो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते देखा जाता है। मतलब ये सारे ही क्षेत्र जन्म कुंडली में बन जाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, वाद्य यंत्र, संगीत, लेखन, कवि, पत्रकारिता, टैक्स डिपार्टमेंट, इतने सारे क्षेत्रों में से व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में जाके काम कर सकता है। ये नक्षत्र के आधार पे, और ग्रहों के आधार पे मैंने जो बात कही वो पहले से ही बता रखी है। तो दरअसल यहाँ पे ये बात बनती है, चतुर्थ स्थान पे जब कभी भी शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाए या वहां पे संबंध बन जाए तो व्यक्ति थोड़ी बहुत मेहनत तो जरूर करता है और करनी ही पड़ती है, लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति वो इकट्ठा कर लेता है। और वो इसलिए क्योंकि चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल का संबंध, शास्त्रकार लिखते हैं कि देर से ही सही पर वो व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति और भवन भूमि वाहन का मालिक होता है। बड़ी गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, भगवान जाने क्या जानते हैं क्या बोलते हैं, तो उस तरीके की गाड़ियां व्यक्ति गाड़ियों की सवारी करता है। घर पे नौकर चाकर, बहुमंजिला इमारतें, व्यापार से समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना, माता और पिता की इच्छा की पूर्ति करना। माता को बीमारी तो नहीं है, आयु भी अच्छी है, माता और पिता से बड़े घनिष्ठ संबंध होते हैं, जन्म कहीं और होता है, पालन पोषण कहीं और होता है। और ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति जब जन्म कुंडली में चंद्रमा से शनि केंद्र में, चंद्रमा से मंगल केंद्र में, तो ये काफी हद तक ये एक मजबूत कुंडली बन जाती है, स्ट्रेंथ वाली कुंडली बन जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाग्य का अधिपति केंद्र में, लग्न से चंद्रमा केंद्र में, चंद्रमा से गुरु तृतीय एकादश में, तो ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसे कलाओं की परख बड़ी अच्छी होती है, वो धुन का धनी होता है और गतिविधियों में शामिल रहने वाला होता है। मेहनत बहुत ज़्यादा शारीरिक नहीं करना चाहता पर फिर भी आलस से भी नहीं करना चाहता है। एक और भी अच्छी बात होती है जो मैं आपको बताऊं कि नक्षत्र का प्रभाव लग्न पे, सूर्य मंगल का प्रभाव, बुध का, शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव लग्न पे, सारे ग्रह लग्न पे लगभग प्रभावित कर रहे हैं लग्न को। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति इंद्रियों के जितने भी सुख होते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से भोग लेता है। अपने कर्तव्यों से व्यक्ति कभी भी अपने आप को विमुख नहीं करता है। माता पिता की सेवा, धर्म का पालन, दान पुण्य, पूजा पाठ, बड़ों का आदर, अनुशासित होना, और जितना भी एक मानव के जीवन में कर्तव्य होता है और उसकी जो बोलते हैं ना उसको लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है। कभी भी ऋण में नहीं मरता है ना, कभी भी ऋण में नहीं मरता, चोट उसको लगता रहता है। आयु बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंगल की दृष्टि अगर शनि पे नहीं होती, शनि जो बैठे हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और मंगल उनको देख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे संपत्ति का सुख बड़ा बढ़िया हो जाएगा। और शनि एक अंश के बैठे हैं पर गुरु से दृष्ट हैं और केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे ग्रह एक अंश की सीमा को तोड़ करके भी फल देता हुआ देखा जाएगा। और इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है कि जब गुरु की दृष्टि शनि पे हो जाए और केंद्र में ग्रह एक अंश का बैठा है, 6 अंश के बैठे हैं, तो ये ग्रह यहाँ पे कमजोरी नहीं करेंगे। शनि वहां पे बैठे हैं, अपने भाव में बैठे हैं। और एक बात और भी बढ़िया बता दूं, दूसरा सिद्धांत कहेगा कि जब जन्म कुंडली में शनि योग कारक ना हो या कारक ना हो, आत्म कारक ना हो, अमात्य कारक ना हो, किसी भी प्रकार के कोई कारक क्षेत्र में ना आते हो, सबसे अंतिम पायदान पे हो, जैसे कि हैं एक नंबर पे, सबसे निचले पायदान से सबसे एक नंबर पे उनको मिला गया है। उच्चतम लग्नों में अगर उच्चतम डिग्री की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ बैठे हैं मंगल, है ना, तो वो आत्मकारक ग्रह हो जाएंगे। तो लग्नेश ही आत्मकारक ग्रह बना। और जो इस कुंडली का सबसे कमजोर ग्रह होना चाहिए
वो सबसे निचले पायदान पे आ रहा है, वह शनि बन रहे हैं और जो कि कुंडली की भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसको जहां होना चाहिए था, मंगल को आत्मकारक होना चाहिए था, वो आपकी कुंडली का लग्नेश है, अस्तन है, पर कोई बात नहीं है, वो फिर भी आपकी कुंडली में प्रथमतया प्रथम श्रेणी का ग्रह बन रहा है। अंतिम पायदान पे शनि बन रहे हैं, जिनको अंतिम पायदान पर ही होना चाहिए। आचार्य वाराहमिहिर ने भी अपने लघु जातक नामक ग्रंथ में पहले ही अध्याय में बात लिखी है कि शनि दुख स्वरूप होते हैं, उनका कमजोर होना ही जातक के लिए अच्छा होता है। तो आपकी कुंडली में वो कहीं के नहीं है और कहीं के नहीं है, तो अच्छी बात है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में संपूर्णतया चतुर्थ भाव के साथ साथ तीसरे भाव का स्वामी है, कमजोर होके बैठा है, अपनी राशि में कमजोर होके बैठा है। बहुत गहरी बात है, इसको आप सामान्यतया ज्योतिष में आप इसको नहीं समझ सकते, पर मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ग्रह अपनी राशि में केंद्र में एक अंश का और पापक ग्रह होकर के कमजोर होके बैठा है, इससे बढ़िया बात और शनि के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। आमतौर पे आपको जो मैं बात बता दूं, अतिशयोक्ति नहीं है, पर इस शनि की जो अध्ययन मैंने की है ना, इस शनि की जो अध्ययन की बात मैंने की है, ये सामान्यतया बहुत लोगों की दृष्टि इस पे नहीं जाएगी, और मैं गारंटी से ये बात कर सकता हूँ, बहुत लोगों की दृष्टि इस पे नहीं जाएगी, क्योंकि जो बात मैं वहां देख रहा हूँ, एक अंश अपनी राशि गुरु से दृष्ट, चंद्रमा से दृष्ट, और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए उनका कमजोर होना और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है, जितने कमजोर उतने बढ़िया। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, यानी कि वो ग्रह भी आपको अपनी दशा काल में कम से कम किसी के पास हाथ पसारने नहीं देगा, आपके पास रहेंगे, लोग आपसे जिएंगे। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, और वहां पे कई बार पत्नी कंफ्यूजन पैदा करने वाली हो जाती हैं, सुंदर होती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर खर्चीली और शंकालु प्रवृत्ति वाली होती हैं। वहां पे जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर उनमें मनुष्यत्व का गुण ही देखने को मिलेगा, और एक स्थिति और भी अच्छी बनेगी कि कम से कम वो थोड़ी जल्दबाजीपन में रहने वाली होंगी, एनर्जी वाली रहेंगी, और एक चीज और होगा कि वो अनुशासित रहने वाली होंगी, अपने मन से काम करने वाली होंगी। दिनचर्या पे आपको फोकस करना चाहिए, पड़ोसियों से बहुत ज्यादा सामान्य संबंधी बना करके रखने चाहिए, बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए। अष्टमेश लग्न में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, तो आयु अच्छी हो जाएगी। व्यक्ति शनि की दशा में संपत्ति अर्जित करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो गुरु की दशा में सॉल्व ना हो, जैसे कोई कोर्ट केस वगैरह, या अगर हो भी जाता है, जैसे कि इस कुंडली में लग्न में केंद्र में शनि मंगल बैठे हैं, तो सामान्यतः ये बहुत छोटी बात हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ झगड़े फसाद भी होते हैं, बहुत सामान्य हो जाता है, हो ही जाता है। लेकिन वो शनि की दशा में आते आते उस समस्या का हल निकल जाता है। शनि दशम भाव के अधिपति को देखें, शनि दशम भाव को देखें, शनि अष्टम भाव को देखें या अष्टमेश को देखें, तो व्यक्ति को चिरायु बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, दार्शनिक बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं और अनुशासित भी बनाते हैं। तो ये बात यहाँ तक रही। नवम भाव के अधिपति दशम में, ये बहुत उच्चतम स्तर की बात हो जाएगी, और एकादशवें के अधिपति भी होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मंगल का लग्न में बैठना तो बहुत अच्छा है, पर बुध का लग्न में बैठना काफी हद तक और भी ज्यादा अच्छी बात है। एकादशवें में बैठ जाते या दशम में बैठ जाते या चतुर्थ नवम में बैठ जाते तो ये अच्छी बात होती, और भी बढ़िया हो गया कि वो लग्न में बैठे हैं। तो लाभेश का लग्न में बैठना लाभकारी योग बनाता है, और सूर्य के ठीक पीछे गुरु बैठे हैं चंद्रमा के अतिरिक्त, तो ये अपने आप में भी एक राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, लेकिन चंद्रमा केंद्र में है, इस वजह से केमद्रुम नामक दुष्प्रभाव नहीं देगा। और चूंकि उनके केंद्र में सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र आदि बैठे हैं, सप्तम स्थान में शनि बैठे हैं, नवांश कुंडली में लग्न में चले जा रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बन जाती है, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होती है। मतलब इस कुंडली को 2000% तक मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कुंडली असफल नहीं होगी, और इसकी गारंटी मैं इसलिए देता हूं क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली लग्न में बनी है और वृश्चिक लग्न की कुंडली नवांश में बनी है। और जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली में ये बोर्ड पता नहीं कैसे हो गया है बार बार, बुध जो है वो यहाँ भी केंद्र में, यहाँ चंद्रमा भी केंद्र में, यहाँ मंगल चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, यहाँ मंगल चतुर्थ स्थान पे बैठे थे या देख रहे थे, यहाँ पे भी चतुर्थ स्थान से मंगल का संबंध हो गया, और साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ भी केंद्र में, चंद्रमा यहाँ भी केंद्र में। तो लग्न से केंद्र में चंद्रमा बहुत सारे सुखों को देने वाले होते हैं, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, शुभ ग्रह ही कहे जाएंगे, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, और बुध केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में और मंगल केंद्र में, तो तीनों ही ग्रह अपनी अपनी दशाओं में अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि लाभेश होकर के लग्न में बैठे हैं, भाग्येश होकर के केंद्र में बैठे हैं, लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं, लग्नेश होकर के केंद्र में बैठे हैं। तो एक बात और भी है जो सिद्धांत कहता है कि किसी भी तरीके से लग्न
का संबंध चतुर्थ भाव से हो जाए तो वो कुंडली बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और गतिमान हो जाती है और उसका नेचर प्रायः सुखी होता है। वो सुख को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलता है। वो बहुत लंबा दुख झेल नहीं पाएगा या झेल नहीं सकता है। ये बात मैंने आपको इतनी बताई। थोड़ा सा इसमें हम दशमांसा चक्र पे आपका ध्यान लेके आते हैं। जैसे दशमांसा चक्र जो बना है उसमें वृश्चिक का ही बना है। अब ये इतना बढ़िया बात हो जाए कि आप इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम हो। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, वृश्चिक का ही नवांश बन गया और वृश्चिक का ही दशमांसा बन गया। अब व्यक्ति की प्रगति को जरा इससे समझते हैं कि अवस्था 1993, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची। तो अब इस बात पे करते हैं कि ये महत्वाकांक्षा आई क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा का भाव एकादशवां है, उसके अधिपति लग्न में बैठ गए और बुद्धो दश शतानी च, लग्न में बुद्ध बहुत बलवान हो जाते हैं। एनर्जी उनको शुक्र जन्म कुंडली में क्या बोलते हैं मंगल से मिल रही है और शनि उसको देख करके उसमें अनुशासन डाल रहे हैं। या व्यक्ति एक जगह से धन न कमाए तो 5 जगह से धन न कमाए तो उसका खर्चा चले नहीं, पेट की पानी न पचे। तो ऐसी स्थितियां बुद्ध के कारण मिल रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई व्यक्ति इतनी महत्वाकांक्षा करेगा और रख रहा है तो पूर्ति होगी कि नहीं? अवश्य भावी है ये पूछना। भाई प्रश्न बनता है कि व्यक्ति जो है वो ऊंचे लक्ष्यों को लेकर के चला है, ऊंची महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति है, तो क्या उसके ग्रह उसकी कुंडली में ऐसे बैठे हैं कि उसको दे देंगे? तो प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार लिखते हैं कि चंद्रमा वर्गोत्तम हो, वराहमिहिर आचार्य का सिद्धांत है, चंद्रमा वर्गोत्तम हो या लग्न वर्गोत्तम हो, लग्न वर्गोत्तम तीनों। अब ये इसको आप इस कुंडली के ग्राफ को यहां से उठा करके सीधा आसमान तक ले जाओ, फिर भी इसकी यात्रा बड़ी सुखद और मजबूत होगी। व्यक्ति सीधी सपाट चढ़ाई भी जीवन की आसानी से तय कर लेता है। भगवान की ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है कि आपकी कुंडली के बैठे ग्रह लग्न में बैठे हैं। अब जरा वहां पे कौन ग्रह बैठ जाता तो कमजोर होता? वहां शनि बैठ जाते तो कमजोर हो जाते, वहां राहु बैठ जाते तो कमजोर हो जाते, वहां केतु बैठ जाते तो कमजोर हो जाते, है ना? लेकिन क्या बैठा? वहां पे सूर्य बैठे हैं, वहां पे बुध बैठे हैं, वहां पे शुक्र बैठे हैं, वहां पे मंगल बैठे हैं और वहां पे कौन बैठा? राहु भी वहां पे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। और वृश्चिक राशि में राहु देव कोई खराब परिणाम देते नहीं हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर शनि कमजोर हैं और शुक्र अस्त हैं तो भी इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसकी प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, घबराने की बात नहीं है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा और गुरु जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के तीसरे भाव में, लेकिन द्वितीय होकर के बैठे हैं, द्वितीय और पंचमेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। और यहाँ पे राहु के साथ शुक्र बैठे हैं, बुध स्वग्रही चंद्रमा केतु के साथ। इसको जरा समझते हैं। दशमांसा चक्र में योग कारक ग्रह बनेंगे चंद्रमा, वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में केतु के साथ जा रहे हैं। मतलब हमें भाग्य में धर्म कर्म, अगर भाग्य का लाभ चाहते हैं तो शिव जी की पूजा, आध्यात्मिक प्रभाव से अपने आप को जोड़ करके रखना, नियमित दिनचर्या का पालन करना, रेगुलर एक जैसे रूटीन को फॉलो करना। और उस पे राहु और शुक्र की दृष्टि जा रही है शुक्र के प्रभाव में, तो इतनी बात कह सकते हैं कि व्यक्ति के भाग्य को कुछ शुभ प्रभाव भी मिल रहा है। हालांकि उसको आरंभ में थोड़े बहुत संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है, पर यह एक बहुत आम बात होगी। दशमांसा चक्र में द्वितीय जो होते हैं वो धन भाव के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी गुरु नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग शनि के कारण हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति मेहनत करके धन कमाएगा, मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो सफल होगा? तो चूंकि पहला सिद्धांत की लग्नेश लग्न हर जगह बराबर है और गुरु का नीच भंग यहां भी हो रहा है, इस वजह से वो व्यक्ति और अपने जीवन में सफल निश्चित रूप से हो जाएगा। थोड़ी बहुत किरकिरी उसको कारोबार में सूर्य और शनि के कारण मिलेगी, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत असंतोषी प्रवृत्ति को पालने वाला हो जाता है। 100 में से 99 अंक भी आ जाए तो व्यक्ति कहेगा कि आधा अंक कहाँ कट गया, एक अंक कहाँ कट गया। वो यहाँ के शनि देते हैं और वो यहाँ के शनि देते हैं। शुक्र और राहु के साथ बैठे हैं, इस वजह से अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी अगर कुछ करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर जाना ही बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर चाहे तो उत्तर दिशा में जा सकती है। विवाह करना हो कुंभ राशि मकर राशि की जातिकाओं से कर सकते हैं, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से कर सकते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, इस कुंडली में मंगल शुक्र बुध सूर्य आदि ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है।
दशमांसा चक्र में लग्नेश का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को यह बताता है कि व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें पूरी तन्मयता से करेगा, गलतियां नहीं करता है, बड़े धीरे काम करे पर गलती नहीं करता। और लग्नेश का पंचम भाव में बैठना ये भी दिखाता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो आरंभ में अपने पिता के काम को भी संभाल सकता है, बाद में स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है, आरंभ में नौकरी कर सकता है, बाद में चल करके व्यापार भी कर सकता है। इतना है। और लग्नेश पंचम भाव में दशमांसा चक्र में बैठे हैं और बुद्ध से दृष्ट हैं तो व्यक्ति अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पे समाज में नाम, यश, प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त करता है। और ये होगा मंगल के कारण, क्योंकि यहां भी लग्न में, यहां भी लग्नेश होकर के बैठे हैं और यहां भी लग्नेश होकर के बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। एक बात आपको और भी मैं बता दूं, दरअसल एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लग्नेश अगर मजबूत हैं और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा है तो कुंडली दूषित हो ही नहीं सकती है ना। चतुर्थ भाव पे अगर गुरु की दृष्टि जा रही है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है। चतुर्थ के अधिपति वहां नहीं बैठे होते, तीसरे भाव में होते या पंचम भाव में होते तो भी एक घुमा फिरा करके परिणाम मिल जाता। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है तो चतुर्थ का अधिपति वहीं बैठा, चतुर्थ का कारक वहीं देखा, एक अन्य शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि और एक अन्य शुभ ग्रह मंगल जो कि लग्नेश होने के कारण शुभ ग्रह हो जाएंगे, उनकी दृष्टि भी चतुर्थ स्थान पे पड़ गई। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का काफिला बड़ा मजबूत होता है, वैवाहिक कृत्य बड़े धूमधाम से होते हैं, व्यक्ति के घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, अट्टालिकाएं भरी रहती हैं और नौकर चाकर से घर भरा रहता है। उसके मित्र बड़े लंबे चलते हैं, मित्रों से फायदा होता है और मित्रों से नुकसान नहीं होता। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम व्यक्ति रोशन करने वाला होता है, धर्म के रास्ते से धन कमाने वाला होता है, लेकिन कई सारे धन के रास्ते होते हैं जहां से वो कमाता है। अब मैं आपको इस कुंडली पे नक्षत्रों पे लेके आऊं। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में संपत्तिवान बनाएंगे और चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में हृदय रोग देंगे। सूर्य लग्न में चिंताएं देंगे, अनुराधा नक्षत्र है ज्येष्ठा में बैठने के कारण, और मंगल भी ज्येष्ठा में बैठने के कारण व्यक्ति के मन को आंदोलित करेंगे, बेचैन करेंगे। मंगल अस्त है तो उसका निगेटिव परिणाम क्या होगा बताता हूं। जल्दबाजीपन करके व्यक्ति अपना बना बनाया काम बिगाड़ेगा और ये इस कुंडली को बहुत नुकसान करेगा। इत्मीनान रखें, शांत रहें, अपनी बारी का इंतजार करें, गंभीर बने, बचकानी हरकतें ना करें, क्योंकि मंगल ऐसी स्थिति करवाते हैं। व्यक्ति जो बात कहता है उस पर टिक करके नहीं रहता, पाला बदल देता है, चापलूस होता है, चटक बुद्धि का होता है, आसानी से बदल जाए, चुगलखोर, पीठ पीछे शिकायत करने वाला, छुप करके पाप करने वाला, कुछ भी खा लेने वाला, कैसे भी रह लेने वाला मंगल की दशा में। उसके बाद राजनीति करने वाला, प्रपंचों में फंसने वाला, गलत जगह से भी कई बार मंगल की दशा में धन आए तो आने दो, देख लेंगे, गलत गवाही दे दे, झूठी गवाही दे दे, झूठ बोल दे, है ना। मजबूत है देख करके पाला बदल ले, सत्य का साथ छोड़ दे, गलत के सहारे चला जाए। तो ये सब चीजें। सुंदर लड़की है, सुंदर जाति का है, कुंडली नहीं मिल रही है, माता पिता तैयार नहीं है, फिर भी कर लेंगे। तो ये जो सैद्धांतिक जो हस्तक्षेप हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो इसी मंगल के नीच, मंगल के अस्त, मंगल के कमजोर होने के कारण या इसी मंगल के कारण हो रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण होता है। जहां क्रोध करना है वहां नहीं करेंगे, जहां नहीं करना है उसको सताएंगे। गलत पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई तो समाज में कई बार उसको दिखावे में चले जाने लगेंगे, दिखाने लगेंगे, और धर्म करेंगे, बताएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे तो ढिंडोरा पीट देंगे, दिखा दिखा करके धर्म करेंगे। और जो भी चीज अपने संसाधन में रखे उसको बताएंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो ये सारी चीजें इस कुंडली की नेगेटिव, जो एक बहुत ही छोटी बात होती है, वो इस कुंडली के नेगेटिव पक्ष हैं। आयु अच्छी है, धर्म अच्छा रहे, आध्यात्मिकता बनी रहे, गुरु दीक्षा मिलती रहे, गुरु दीक्षा गुरु मंत्रों का जप होता रहे, गुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहे, साधु संत सन्यासियों की सुरक्षा होती रहे, धर्म की सुरक्षा होती रहे, मस्तक पर तिलक विराजमान रहे, कंधे पे यज्ञोपवीत विराजमान रहे, मस्तक पे शिखा, सूत्र और ललाट जो है वो भस्म, केशर, कुमकुम, हल्दी, चंदन आदि से सुशोभित रहे। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ये अपनी कुर्सी कभी छोड़ती नहीं है और ये दूसरों के लिए कुर्सी तैयार करती है। ये परफॉर्मेंस सेट करती है, परफॉर्मेंस को नंबर देती है। ये लाल बत्ती पे रुकने वाली गाड़ियों का पैमाना तय करती है। इनकी गाड़ियां लाल बत्ती पे नहीं रुकती हैं, इनके लिए नियम सारे ध्वस्त हो जाते हैं। इनका सिंहासन मंच पे होता है और बहु आयामी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसी ये कुंडली है। इस कुंडली की मैं प्रशंसा कर रहा हूं और कमजोरी भी बता रहा हूं। नक्षत्र बता दिया। दशाओं के क्रम में अगर बात कर दें तो आपकी कुंडली में होरा चक्र के आधार पे जो ग्रह बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु और केतु चंद्रमा के होरा में बैठे हैं। इस वजह से
3 ग्रह चंद्रमा के होरा में बैठे हैं, इस वजह से इतनी बात कह सकता हूं कि व्यक्ति का जीवन कष्ट में नहीं बीतेगा। और दूसरा, शनि मंगल सूर्य और गुरु की दशा में प्रूफ करना है, मेहनत करना है, आराम नहीं करना है, विस्तर का त्याग करना है, अनुशासन में रहना है, कठिन मेहनत करनी है। अभी गुरु की दशा चल रही है। और भी आगे बता देता हूं, संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है। बड़े बेटे से मतभेद बने रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। राहु के बाद अगर गुरु की दशा आए, उसमें भी अभी तो राहु की दशा है, फिर भी बहुत अच्छा है। राहु में अभी शनि चल रहे हैं 2026 के अप्रैल तक। अब मैं एक बात और बताता हूँ, बुध की दशा में इच्छा की पूर्ति होगी, केतु की दशा में मानसिक भ्रम होगा, शुक्र की दशा जब आएगी तो व्यय बढ़ेगा लेकिन धन आएगा, सूर्य की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी लेकिन कारोबार भी उस समय प्रेशर थोड़ा रहेगा लेकिन कारोबार चलता रहेगा। चंद्रमा की दशा में खूब धन की प्राप्ति होगी, पद की वृद्धि होगी, बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है। मंगल की दशा में पद प्रतिष्ठा धन मान की वृद्धि होगी, संपत्ति इकट्ठा करेंगे। चंद्रमा की दशा में भवन भूमि वाहन का सुख और बढ़िया मिल जाता है। ये सब चीजें होती हैं। अभी इस कुंडली में बहुत अच्छी दशा चल नहीं रही है, अभी इस कुंडली में अच्छी दशा चलेगी 2026 के अप्रैल के बाद। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के प्रथम मारक के रूप में, भाव के रूप में गुरुदेव बनते हैं, 12वें भाव में हैं और किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि व्यक्ति को सुखी बना रही है। उनकी दृष्टि यहाँ पे आध्यात्मिकता दे रही है, चिंतन देना, धर्म को समझना, ज्योतिष को समझना, हस्तरेखा को समझना, ऑकल्ट साइंस को समझना, स्वप्न को समझना, शास्त्र को समझना, पुराणों को समझना, है ना, गहरे मंथन में जाना, गहरे चिंतन में जाना, समाधिस्थ होना, एक टक से किसी वस्तु को देखना, उसके बारे में गहरी रुचि पैदा करना, डीप थॉट में जाना, एनालिटिकल व्यू रखना, ये सब यहाँ से होगा। गुरु की यहाँ पे जो दृष्टि हो रही है, समस्या को समझने की ताकत। मंगल की दृष्टि जो यहाँ हो रही है और शनि जो अष्टम भाव के अधिपति को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाओं में लेके जाते हैं, पर आयु लंबी रहती है, घूमने फिरने का शौकीन भी व्यक्ति होता है। तो द्वितीय भाव के अधिपति होकर के 12वें में बैठे हैं, तो कफ जनित बीमारियां देंगे अपनी दशा काल में। और यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी होकर के, 12वें भाव के स्वामी होकर के प्रधान मारक ग्रह के रूप में लग्न में शुक्र बैठे हैं, अस्त हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो मारक ग्रह अगर अस्त हो जाए तो कहना क्या है। तो इस कुंडली में 2 ग्रह कमजोर बनते हैं, एक बनते हैं शनि, एक बनते हैं शुक्र, और दोनों ही अस्त हैं या दोनों ही कमजोर हैं या दोनों ही कमजोर डिग्री के लेके बैठे हैं। इस वजह से वो अस्त, कमजोर, मृत प्रायः या नुकसान परक स्थिति में होने के बावजूद भी आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये पारस मणि हो जाएंगे। जहां जन्म कुंडली में शनि और शुक्र अगर कमजोर हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के लिए वो पारस से भी ज्यादा मजबूत से परिणाम देने वाले होते हैं। नवमांश चक्र में जो शुक्र बैठे हैं वो स्वग्रही हो गए, उच्च के ग्रह के साथ बैठे, तो नवमांश में उनकी स्थिति अच्छी बन गई। दशमांशा चक्र में शुक्र स्वग्रही हो गए, तो लग्न कुंडली में कमजोर होना था, हुए हैं। यहाँ पे अपनी राशि को बैठे तो कमजोर कहेगा, यहाँ पे अपनी राशि को बैठे तो कमजोर कहेगा। इस वजह से जैसे जैसे उनकी गति आगे बढ़ेगी, विवाह में जैसे व्यक्ति जाएगा, चीजें जैसे जैसे जीवन में मिलती जाएंगी, वैसे वैसे वो चीज आपको प्राप्त होती जाएगी। तो हमें सावधान कब रहना है? हमें सावधान रहना है केतु की दशा में, जहां मानसिक चिंताएं, दिनचर्या, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहेंगे। जब कभी केतु में गुरु का अंतर हो, जब कभी भी गुरु में राहु का अंतर हो, तब हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, तब उस समय हमारी चिंता बढ़ेगी। राहु की दशा आए तो तात्क्षणिक लाजवर धारण कर लेना चाहिए। अभी राहु की दशा चल भी रही है, राहु में गुरु का अंतर आए, राहु में शनि का अंतर आए, तब तक व्यक्ति को परेशानी रहती है। नवमांश में चंद्रमा ज्येष्ठा के बन रहे हैं, इस वजह से पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। नवमांश कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं, इस वजह से पत्नी भी संपत्ति लेकर के आएंगी। नवमांश कुंडली में गुरु और सूर्य एक साथ बैठ रहे हैं, इस वजह से कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और विवाह बढ़िया चल जाता है, दार्शनिक दृष्टिकोण अच्छा रहता है, पत्नी धर्म करने वाली होती है। नवमांश कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठे हैं, जो ये बता रहे हैं कि संतति में मतभेद होगा, जो ये बता रहे हैं कि गर्भपात हो सकता है। नवमांश कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं, शुक्र और शनि दोनों वहां पे स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, जो पत्नी के कारण व्यक्ति को विलंब होता है या व्यय होता है, स्वास्थ्य में कमजोरी होती है, लेकिन शारीरिक सुख बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवमांश कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं, माता पिता से मतभेद पत्नी का हो सकता है, कुंडली मिलाकर के विवाह करना होगा। ये कुंडली मंगलिक नहीं है, अपने राशि में बैठे हैं, केंद्र में शनि बैठे हैं, अस्त होकर के बैठे हैं, तो मंगल दोष यहाँ पे कमजोर नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त मैंने विवाह के बारे में बता दिया, विवाह दिशा दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह हो सकता है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं, जिस फ्रंट के मकान में, तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, उत्तर दिशा के मकान में आप अगर रहना चाहें या उत्तरी फ्रंट पे जिसका घर हो, जो मकान का मुख्य द्वार हो, वहां पे आप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा
बनेगा। नक्षत्र के आधार पे दान करना हो, पूर्वा फाल्गुनी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली के लिए अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त श्रवण नक्षत्र बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त हस्त नक्षत्र अच्छा रहेगा और मृगशिरा भी अच्छा रहेगा, स्वाति भी ठीक है। कुछ भी काम करना हो तो दान आवश्यक रूप से प्रत्येक 27वें दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में करें। मैत्री मीन और कर्क वालों से करें। शत्रुता मकर, वृषभ और तुला वालों से कभी ना करें। धन कमाने के लिए यात्रा करनी हो तो आप उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, चंद्रमा और शनि के साथ साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रा करनी हो, स्थान परिवर्तन करना हो, व्यापार बदलना हो, पार्टनरशिप में जाना हो तो केतु और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हो गई। ग्रह अच्छे बैठे हैं, केंद्र में अगर नहीं बैठे होते तो कुंडली गड़बड़ होती। वैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी बनी है, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अष्टक वर्ग पे एक बार ध्यान देते रहता हूं। हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, 24 अंक लग्न को मिल रहे हैं। द्वितीय भाव में हमें धन बचाना है और लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करनी है। अपनी वाणी को और भी संयमित करना है। मेहनत अभी आप जितना करना चाहिए उतना कर नहीं रहे हैं। संपत्ति इकट्ठा करिए और कोशिश करिए कि अभी से ही एक ऐसी आमदनी जनरेट हो जाए जो नियमित रूप से हमेशा के लिए मिलती रहे। इसके साथ साथ अंक के आधार पर विवेक, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, इन सभी चीजों में उच्च श्रृंखलता देखी जा रही है। उसको और भी ज्यादा गंभीर होना है, उसको शांत होना है। विवेकवान अपने आप को सिद्ध करिए, शांत रहिए, नेचर को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अच्छी किताबों का, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करिए, स्तोत्र पाठ वगैरह किया करिए, दुर्गा कवच आदि का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती के देवी कवच, कील अर्गला आदि में से किसी एक का पाठ प्रत्येक दिन करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, है ना, काल भैरव स्तोत्र का पाठ, ये सब नियमित रूप से होता रहे। इसके अतिरिक्त नौकरी पहले कोशिश करिए कि पिता का काम हो या नौकरी हो तो लग जाए, नहीं लगे तो आप तो व्यापार 100% कर सकते हैं। रिसर्च ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, उसको थोड़ा कम करिए, प्राणायाम वगैरह किया करिए, है ना। इसके अतिरिक्त शहद का दान इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का दान बहुत अच्छा रहेगा। गाय की सेवा बहुत अच्छी रहेगी। काला उड़द दान किया जा सकता है, लोहा दान किया जा सकता है, ये सब चीजें कर सकते हैं। भाग्य का बल ठीक है, हमें और भी ज्यादा धार्मिक होना है। करियर बहुत अच्छा है, इसको लेकर के कभी भी चिंतित मत होइएगा और आपकी कुंडली में आप प्राप्त 100% से भी ज्यादा करेंगे, निश्चिंत रहिए। विदेश यात्रा वगैरह के योग हैं, व्यापार बाहर से भी किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।